नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हमें आगे बढ़ाना है वह है उत्तर वैदिक काल। कल हमने उत्तर वैदिक काल पे चर्चा किया था और उत्तर वैदिक काल की कुछ प्रारंभिक बातों को बताया था। उस उत्तर वैदिक काल में हमने उसके नामकरण पर बात की थी, क्यों इस उत्तर वैदिक काल कहा गया, क्योंकि इसमें अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। तो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना के पीछे क्या कारण था, इसको हमने बताया था। उसके बाद कहा था कि आर्य संस्कृति का विस्तार, ठीक है, सप्त सैंधव और ब्रह्मावर्त से आगे बढ़कर के ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त तक होता है, ठीक है। तो यह जो विस्तार हुआ, इस विस्तार के बाद आर्यों का भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद हमने इस चर्चा में आगे बात की थी इसके राजनीतिक क्षेत्र की और कहा था कि अब जो ऋग्वैदिक काल का सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जन थी, वह इस काल में जनपद में बदल गया है। और इस उत्तर वैदिक काल में अब बड़े बड़े राज्य बनने लगे, जिसको कि राष्ट्र की संज्ञा दी गई। तो उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले राष्ट्र शब्द का उद्भव होता है। दो बड़े राज्य का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हुआ, जिसको हमने कुरु और पांचाल के रूप में कल देखा था। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, उसी राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं प्रशासनिक क्षेत्र को। अब हम इसकी प्रशासनिक स्थिति पर बात करेंगे कि किस प्रकार की प्रशासनिक स्थिति थी उत्तर वैदिक काल में। तो प्रशासनिक स्थिति में हम जब भी प्रशासनिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो प्रशासन को दो भागों में बांट करके देखते हैं। एक को कहेंगे हम सामान्य प्रशासन और दूसरा होता है राजस्व प्रशासन। एक है सामान्य प्रशासन और एक है राजस्व प्रशासन। सामान्य प्रशासन में हम बात करेंगे विधायिका की, कार्यपालिका की, उसके बाद न्याय प्रशासन, उसके बाद सैन्य प्रशासन। न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन। अब देखिए, एक एक करके हम इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विधायिका की। तो हम जब ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर रहे थे तो उसमें विधायिका के 3 अंगों की चर्चा की थी, सभा, समिति और विदत। उन्हीं 3 चीजों को यहां भी हम लेकर ही चलेंगे। सभा, समिति और विदत, इन 3 चीजों को लेकर के हम यहाँ पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने ऋग्वैदिक काल में कहा था कि सभा कबीले के संभ्रांत लोगों की संस्था थी, ठीक है। और वर्तमान से इसकी तुलना में हमने कहा था कि वर्तमान में उसकी तुलना हम राज्यसभा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सभा की स्थिति में थोड़ी सी कमी आती है, अर्थात सभा अब ग्राम स्तर की संस्था बनकर के रह जाती है और इसका मुख्य कार्य स्थानीय विवादों को सुलझाना था, ठीक है। सभा का अब मुख्य कार्य स्थानीय विवादों को सुलझाना था और सभा में राजा भी उपस्थित रहता था, ठीक है। तो राजा भी उपस्थित रहता था सभा में। तो ये देखिए कि सभा की स्थिति में, जो सभा की स्थिति ऋग्वैदिक काल में थी, यहाँ पर देखते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आती है, ठीक है ना। अब देखिए,
उसके बाद हम देखते हैं समिति की बात करते हैं। हम ऐसे फिर आगे भी चर्चा हम करेंगे। समिति में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी समिति पूर्व की तरह ही, ठीक है, पूर्व की तरह ही यहाँ पर समिति केंद्रीय संस्था थी। समिति केंद्रीय संस्था थी और समिति का मुख्य कार्य भी यहाँ पर वही था जो पूर्व ऋग्वैदिक काल में आपने देखा, अर्थात राजा का चुनाव करना और राजा को उसके पद से हटाना, इस समिति का मुख्य कार्य था। लेकिन एक अंतर ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि अब समिति का प्रधान राजा स्वयं हो जाता है। जब भी समिति का प्रधान, हमने कहा कि राजा स्वयं हुआ, किसी भी क्षेत्र में देखिए कि जो व्यक्ति, जैसे न्यायकर्ता के क्षेत्र में देखिए कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है और उसके खिलाफ ही वाद लाया गया है और उसी के कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होनी है, तो वहां पर कितना न्याय हो सकता है। तो चूंकि समिति का काम राजा का चुनाव करना और राजा को उसके पद से हटाना था और समिति का प्रधान राजा स्वयं हो जाता है अब इस काल में, तो जाहिर सी बात है कि समिति पर राजा का वर्चस्व हो जाता है और अब राजा जैसे चाहता है वैसे कार्य हो रहा है। तो इस समय में भी हम देखते हैं कि राजा को, यद्यपि इसमें कहा गया है कि अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजा को समिति के सहयोग से कार्य करना चाहिए, कि राजा अभी समिति के सहयोग से कार्य कर रहा है, लेकिन यह केवल सैद्धांतिक बात है। व्यवहार में तो यह हो गया कि राजा स्वयं समिति का प्रधान हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अब सारे निर्णय राजा के द्वारा किए जा रहे हैं। तीसरी बात जो यहाँ पर आप देखेंगे कि विदत की बात, हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में विदत का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह विदत जो ऋग्वैदिक काल में मैंने कहा था कि एक जनसभा के रूप में था, तो उसका अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि विधायिका के इस रूप को अगर हम देखेंगे तो यह लग रहा है कि ऋग्वैदिक काल में जो विधायिका का सामाजिक स्वरूप था, सामाजिक वर्चस्व था, वह समाप्त हो जाता है और उत्तर वैदिक काल में विधायिका के राजनीतिक स्वरूप को बल मिलता है। धीरे, चूंकि समिति केंद्रीय संस्था है और समिति का प्रधान राजा हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि राजा अब राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, बड़े राज्य का वह शासक है, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, तो अब वह राजनीतिक चीजों पर अधिक बल देगा। यह केवल एक सामान्य बात थी कि राजा समिति के सहयोग से कार्य कर रहा है, कार्य तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन राजा उसका प्रधान है, तो जाहिर सी बात है सारे निर्णय राजा के द्वारा स्वयं लिए जाते थे। तो यह जो एक व्यवहारिक बात आपने देखा कि सभा की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आई, समिति केंद्रीय संस्था थी, समिति की जो स्थिति थी उसमें भी गिरावट आई। यद्यपि अथर्ववेद में इस बात का उल्लेख है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, मतलब यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि तत्कालीन व्यवस्था भी सभा समिति के माध्यम से संचालित किया जाता था। तो सभा और समिति तो विद्यमान थे, ठीक है, इनके अस्तित्व बने हुए थे, लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद जो महत्वपूर्ण हो गया था, राजा शक्तिशाली हो गया था, इसलिए इन संस्थाओं की स्थिति थोड़ी सी पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ये देखा विधायिका की स्थिति, जिसको पूर्व काल से तुलना करके देखेंगे तो समझ में बात आपको आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर चूंकि प्रशासन के स्वरूप की अगर बात करें तो प्रशासन का हम पहले ही बात हमें कर, इसको शुरू में ही आप देख लीजिए कि प्रशासन का जो स्वरूप था, यहाँ पर अगर हम कहेंगे इसको, अगर विधायिका को हटा करके यहाँ पर प्रशासन का स्वरूप अगर हम देखते हैं, प्रशासन का स्वरूप, तो प्रशासन का स्वरूप क्या है, राजतंत्रात्मक है। चूंकि हम कार्यपालिका की बात करने जा रहे हैं, कार्यपालिका का प्रधान राजा होता था, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पहले की बात को थोड़ा सा आप समझिए कि प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, अर्थात राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत था। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि राजा ने अपने पद को वंशानुगत क्यों किया। तो राजा ने अपने पद को वंशानुगत किया, उसके पीछे सिंपल सी बात यह है
कि राजा, तत्कालीन समय के राजा यह सोचते थे कि जो सुख सुविधा और सम्मान मुझे मिला है वही सुख सुविधा और सम्मान मेरे बाद की पीढ़ी वालों को भी मिलनी चाहिए, और इसलिए राजा ने अपने पद को क्या कर लिया, वंशानुगत कर लिया। तो इससे क्या होता है कि राजा की स्थिति, जाहिर सी बात इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा की स्थिति मजबूत हो जाती है। तो ये तो आप प्रशासन के स्वरूप को आप देख रहे थे। अब यहां पर देखिए, कार्यपालिका का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, राजा होता था। कार्यपालिका का प्रधान राजा होता था, और राजा का पद हमने कहा कि क्या होता था, वंशानुगत होता था। राजा की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से चर्चा हमें ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो उत्तर वैदिक कालीन राजा अब शक्तिशाली हो गया है पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। अब देखिए कि उत्तर वैदिक कालीन राजा और इसके पहले के ऋग वैदिक कालीन राजा, दोनों में क्या भिन्नता थी, इसको जरा देखिए, दोनों की स्थिति को जरा से देख लीजिए। एक हम बात की यहां पर ऋग्वैदिक कालीन राजा की बात करें, ऋग्वैदिक काल के राजा की बात करें, और दूसरे में हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल के राजा की बात करें। तो ऋग्वैदिक काल का जो राजा होता था वह युद्ध का सफल नेतृत्व करता होता था, अर्थात ऋग्वैदिक कालीन समाज युद्धरत समाज था जिसमें शक्तिशाली राजा की आवश्यकता थी। तो राजा उस समय क्या था कि युद्धरत समाज में, उत्तर युद्ध चूंकि युद्धरत समाज है तो राजा जो होता था युद्ध का सफल नेतृत्व करता होता था। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। अब राजा में देवत्व गुण को आरोपित किया जा रहा है, राजा में देवत्व गुण को आरोपित करके उसके सम्मान में वृद्धि की जा रही है। तो उत्तर वैदिक काल में राजा में देवत्व गुण को आरोपित करके उसके सम्मान में वृद्धि की गई, इसलिए कि बड़े बड़े राज्य का उद्भव हो गया है, और तत्कालीन समय में अगर बड़े राज्य पर कोई शासक शासन करने जा रहा है तो उसके सम्मान में अगर वृद्धि नहीं होगी तो राजपद गौरवान्वित नहीं हो सकता है। तो उत्तर वैदिक काल में हमने कहा कि यज्ञों के माध्यम से राजा में देवोचित गुणों को भरा गया और इस प्रकार राजा के सम्मान में वृद्धि की गई। तो देवत्व गुण को आरोपित करके हमने कहा कि राजा के सम्मान में वृद्धि की गई। तो इस समय उत्तर वैदिक काल में हमने कहा कि कई बड़े बड़े यज्ञ संपादित किए जा रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संपादित हो रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, राजा को शक्तिशाली बनाना। और राजा शक्तिशाली कैसे बनेगा कि जब लोगों के दिमाग में आ जाए कि राजा पृथ्वी पर देवता के ही रूप हैं, राजा में देवत्व गुण को भरा जाता था, तब जाहिर सी बात है कि लोग राजा को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो इस समय जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे उसमें आप देखिए राजसूय यज्ञ है, ठीक है, उसमें अश्वमेध यज्ञ है, उसमें वाजपेयी यज्ञ है। तो ये जो बड़े बड़े यज्ञ का संपादन हो रहा है उसमें हमने कहा राजसूय है, अश्वमेध है, वाजपेयी है। इन सबों का उद्देश्य था कि राजा को शक्तिशाली बनाना। राजसूय यज्ञ जो होता था वह राज्याभिषेक, राजा के राज्याभिषेक के समय होता था, और इस यज्ञ का उद्देश्य होता था कि राजा को सर्वशक्तिमान बनाना, और राजा को हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समाज के लोगों के, राज्य के लोगों को समर्थन प्राप्त करवाना। तो राजसूय यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमने बताया कि यह जो था कि जिसके माध्यम से राजा को शक्तिशाली बनाया जाता था। इस हमने कहा कि यह राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था, और इस यज्ञ के समय राजा रत्निनों के घर जाता था, और रत्निन के घर जाकर, रत्निन मतलब उस समय के सर्वोच्च जो अधिकारी थे उनको रत्निन कहा गया। तो राजा रत्निनों के घर जाता था, ठीक है, और रत्निन के घर जाकर के उनका समर्थन प्राप्त करता था। तो यह राजसूय यज्ञ का उद्देश्य हो गया कि राजा को राज्य के लोगों का समर्थन प्राप्त करवाना,
ठीक है, रत्नीनों के घर जाकर के उनसे समर्थन प्राप्त करता था। मतलब यह राजा को सर्वमान्य नेता के रूप में प्रस्तुत करना था। दूसरी बात, एक होता था अश्वमेध यज्ञ। इसका उद्देश्य था, इस यज्ञ का उद्देश्य था राजा को सर्वशक्तिशाली बनाना, समाज में इस बात का प्रदर्शन करना कि राजा से कोई अधिक शक्तिशाली यहाँ पर नहीं है। इस अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे और वे घोड़े जिन जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरते थे वे सभी क्षेत्र राजा के नियंत्रण में माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसके साथ राजा का संघर्ष होता था और उस संघर्ष में राजा उस व्यक्ति को, घोड़े पकड़ने वाले व्यक्ति को पराजित करता था। तो यह जो है अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था, राजा को सर्वशक्तिशाली बनाना। दूसरा था वाजपेयी यज्ञ, इसको रथ दौड़ बोलते हैं। चूंकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तो राजा के परिवार के अन्य सदस्य भी राजा के परिवार में होते थे, बंधु बांधव होते थे। तो तत्कालीन समय में यह देखा गया कि बहुत संभव है कि राज परिवार के लोगों से भी राजा को चुनौती मिले, अन्य जगहों से चुनौती तो मिल सकती है, राज परिवार के लोगों से भी राजा को चुनौती मिल सकती है। तो उस चुनौती से राजा को बाहर निकालने के लिए, राजा को शौर्यवान घोषित करने के लिए यह वाजपेयी यज्ञ का संपादन होता था, रथ दौड़ होता था। इसमें हमने कहा रथ दौड़ होता था और राजा के रथ को सभी के रथों से आगे निकाल दिया जाता था, अर्थात राजा शौर्यवान है, राजा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा कि उत्तर वैदिक काल में राजा में देवत्व गुण को आरोपित करने के लिए यज्ञों का संपादन किया जाता था, जिसका उद्देश्य था राजा को सर्वशक्तिशाली घोषित करना। तो अब आप यहाँ पे देख लिए कि उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा शक्तिशाली हो जाता है और राजा के क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि हमने कहा था आपसे कि ऋग्वैदिक काल में सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जन थी, जो उत्तर वैदिक काल में आकर के जनपद में कन्वर्ट हो जाता है। अब राजा बड़े क्षेत्र का स्वामी है, छोटे छोटे राज्य की बात अब नहीं है, अब राजा बड़े बड़े राज्य में राजा रह रहा है। अब हमने यहाँ पर जो कहा था अभी आपसे कि इसके पहले चर्चा की थी कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेख आता है और ऐतरेय ब्राह्मण में ही यह बात लिखा गया, इस बात का उल्लेख आया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था। ठीक है, अब देखिए मध्य देश, यह जो मध्य देश है इसमें राजा को राजा कहा जाता था, मध्य देश में राजा कहा जाता था। पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजा को सम्राट कहा जाता था। पश्चिमी क्षेत्र में राजा को स्वराट कहा जाता था, पश्चिमी क्षेत्र में राजा को स्वराट कहा जाता था। उत्तरी क्षेत्र में राजा को विराट कहा जाता था और दक्षिणी क्षेत्र में राजा को भोज कहा जाता था। तो हमने कहा कि ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के संबंध में, राजा से संबंधित बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राजा की उत्पत्ति, राजा की शक्ति के विषय में बताने की कोशिश की गई है और यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजा को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आइए, राजा अपने कार्यों में सहायता करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिसे उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में रत्निन कहा गया है। तो राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए अधिकारी होते थे, जिसे रत्निन कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कुल 12 रत्निनों का उल्लेख आता है। शतपथ ब्राह्मण में कुल 12 रत्निनों का उल्लेख आता है,
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेनानी, नंबर 1 होता था। दूसरे नंबर पर जो रत्निन होता था उसे पुरोहित कहा गया। हमने कहा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिसे रत्निन कहा गया। रत्निन का मतलब होता है कि जो कानों में रत्न धारण करते थे उन्हें रत्निन कहा गया। तो तत्कालीन समय के जो अधिकारी थे, जो सर्वोच्च अधिकारी थे, वे कानों में रत्न धारण करते थे, इसलिए उन्हें रत्निन कहा गया। तो रत्निनों में सर्वोच्च पहला जो स्थान है सेनानी का है, दूसरा स्थान पुरोहित का है, इसके बाद अन्य होते थे युवराज। सेनानी मतलब सैन्य व्यवस्था का जो प्रधान है उसको सेनानी कहा गया। पुरोहित जिसका काम धार्मिक और शैक्षणिक होता था उसको पुरोहित कहा गया। युवराज जो राजपद का उत्तराधिकारी होता था उसको युवराज कहा गया। इसके बाद एक रत्निन होता था सूत, यह राजा का सारथी होता था, राजा के रथ को चलाता था, इसको सूत कहा गया, राजा का सारथी है। एक अधिकारी रत्निन है संग्रहिता। संग्रहिता यह तत्कालीन समय का कोषाध्यक्ष होता था, संग्रहिता, ठीक है। इसके बाद एक अधिकारी है भागदूत। यह उत्तर वैदिक काल में इस अधिकारी का काम था कर एकत्रित करना, कर संग्रह करना। तो यह एक प्रकार का अधिकारी ऐसा था जो कर एकत्रित करता था, कर संग्रह करता था। इसके बाद एक अधिकारी था जिसका नाम था अक्षवाय। अक्षवाय इसका काम था राज्य के आय व्यय का हिसाब रखना। अक्षवाय मुख्य रूप से राज्य के आय व्यय का हिसाब रखता था। दूसरा है एक अधिकारी का नाम है पालागल। पालागल एक महत्वपूर्ण ये भी अधिकारी है। यह इसका जो मुख्य काम था राजकीय आदेश को पहुंचाना, अर्थात साम्राज्य में राजकीय आदेश को पहुंचाने वाला अधिकारी जो होता था वो पालागल होता था। तो इसी तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के हम नाम बताए। इसी तरीके से अन्य सारे बहुत सारे अधिकारी तत्कालीन समय में मौजूद थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि कार्यपालिका का प्रधान राजा होता था और राजा अपने कार्यों में सहायता करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिसे रत्निन कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में कुल 12 रत्निनों का उल्लेख आता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण रत्निनों का नाम हमने बताया आपको। अब देखिए, इसके बाद न्याय प्रशासन। इसमें आप देखेंगे कि न्याय प्रशासन का जो प्रधान होता था, अर्थात कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। मुख्य न्यायाधीश जो है इस समय का वह कौन है? राजा है। चीफ जस्टिस राजा है, मुख्य न्यायाधीश राजा है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ देखेंगे कि ग्राम में छोटे छोटे मामलों का जो निर्णय करता था उसको उस ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम्यवादीन कहा जाता था। तो यहाँ पर यद्यपि मुख्य न्यायाधीश राजा होता था, लेकिन राजा के नीचे जो अन्य न्यायाधीश होते थे उसको ग्राम्यवादीन के नाम से जाना जाता था। यह ग्राम्यवादीन जो था वह ग्राम स्तर का न्यायाधीश था। ग्राम स्तर का न्यायाधीश था जिसका काम ग्राम के छोटे छोटे मुकदमों की सुनवाई करना होता था। इस समय दंड का जो स्वरूप था वो थोड़ा सा कठोर था। दंड का स्वरूप कठोर इस सेंस में कि राजद्रोह के लिए, यहां पर हम देखेंगे कि दंड का जो स्वरूप है, दंड का स्वरूप कठोर है, ठीक है। दंड का स्वरूप क्या है? कठोर है। अब देखिए, तो इस समय क्या था कि राजद्रोह के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह का काम करता है तो उसे न्यायाधीश के द्वारा, राजा के द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती थी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ब्राह्मण
इस समय क्या था कि राजद्रोह के लिए तो एक हमने कहा कि मृत्युदंड का प्रावधान था, और दूसरी बात उस समय देखते हैं कि ब्राह्मण के लिए विशेष रूप से समाज में, हमने कहा कि पुरोहित वर्ग का समाज में विशेष महत्व था, तो ब्राह्मण की हत्या जो अगर कोई व्यक्ति करता था तो उसको भीषण अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। तो चूंकि समाज में चूंकि इस समय अब आगे चल करके हम देखेंगे कि जब सामाजिक स्थिति की चर्चा करेंगे कि जाति प्रथा का उदय हो जाता है और समाज में जो सर्वोच्च स्थान है वो ब्राह्मण का है, और इस ब्राह्मण वर्ग की हत्या अगर किसी द्वारा की जाती थी तो उसे भीषण अपराध की श्रेणी में माना जाता था, और उसे राजा के द्वारा जो दंड दिए जाते थे अधिकांश मामलों में तो मृत्युदंड दे दिया जाता था, लेकिन छोटे मोटे जो मामले होते थे या ब्राह्मण की हत्या में राजा अपने विवेक से काम करता था और उसके अनुसार वह निर्णय करता था। इस रूप में इसको आप कह सकते हैं। तो ये आपने देखा कि न्याय प्रशासन में मुख्य न्यायाधीश राजा स्वयं होता था, और उसके साथ साथ राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए अन्य न्यायाधीश, ग्राम स्तर के न्यायाधीश भी होते थे। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन। वैदिक काल में हमने कहा था कि स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखेंगे कि पूरी तरह से स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत तो नहीं हुई है, स्थायी सैन्य व्यवस्था गठन तो नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूंकि अब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में राज्य को मजबूत सैन्य बल रखना राज्य को जरूरी हो गया था। तो स्थायी कह सकते हैं इस रूप में कि उत्तर वैदिक काल में स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत होती है। क्यों? कि अब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति में मजबूत सैन्य बल की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्थायी सेना की शुरुआत हुई। ठीक है, स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत थी, उसका सूत्रपात हुआ। इसे हम कुछ उदाहरण जो मेरे पास प्रमाण है उसे समझ सकते हैं। इसके स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हुई तो इसे हम कुरु और पांचाल राज्य में देख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, स्थायी सैन्य व्यवस्था की शुरुआत हुई तो कुरु और पांचाल राज्य से। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कुरु नरेश जो थे, कुरु नरेश उस समय में क्या था कि 64 योद्धाओं से घिरे रहते थे। कुरु नरेश जो थे 64 योद्धाओं से घिरे रहते थे। इसका मतलब ये है कि स्थायी सैन्य व्यवस्था के सूत्रपात वहां पर हो गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, ये कुरु का एग्जाम्पल ऐतरेय ब्राह्मण में है और पांचाल का शतपथ ब्राह्मण में है। कहा गया है कि पांचाल नरेश जो थे ये भी सैनिकों से घिरे रहते थे। ठीक है, अर्थात बख्तर बंदगारियां इनके पास थी। तो इस तरीके से ऐतरेय ब्राह्मण से कुरु नरेश, कुरु क्षेत्र में, कुरु राज्य में सैन्य व्यवस्था का संकेत मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण से पांचाल राज्य में सैन्य व्यवस्था का हमें जो देखने को शुरुआत मिलती है। हम कह सकते हैं कि यह इन दोनों से यहाँ पर कुरु और पांचाल राज्य में सैन्य व्यवस्था के विषय में पता हमें चलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि सामान्य प्रशासन में हमने विधायिका, कार्यपालिका, न्याय व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के विषय में बताया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चर्चा करते हैं राजस्व प्रशासन पर। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा इसके पहले कि स्थिर जीवन की शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल में। कल की क्लास में हमने कहा था कि उत्तर वैदिक काल में स्थिर जीवन की शुरुआत होती है, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, स्थिर जीवन की शुरुआत हुई, बड़े बड़े राज्य की स्थापना हुई। तो जब बड़े बड़े राज्य की स्थापना होगी तो अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी, प्रशासनिक कार्य को संपादित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो जब अधिकारियों की संख्या में वृद्धि होगी, सामान्य प्रशासन में देखेंगे, उसके साथ साथ सैन्य प्रशासन में वृद्धि होगी, सैनिकों की संख्या में वृद्धि होगी। चूंकि
राज्य का विस्तार, राजा का उद्देश्य न केवल राज्य की सुरक्षा करना होता था इस समय, बल्कि अपने राज्य का विस्तार भी करना होता था। तो दोनों कार्यों के लिए, राज्य की सुरक्षा करने के लिए और राज्य का विस्तार करने के लिए राजा को सैन्य बल की जरूरत थी। और चूंकि राजा ने अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया, तो अधिकारियों की, सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई और उन सब कार्यों के लिए राजा को धन की आवश्यकता थी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में नियमित रूप से कर व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब देखिए, इस समय ऋग्वैदिक काल में जो बलि लिया जाता था, भाग लिया जाता था, वह स्वेच्छा होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वह स्वेच्छा नहीं रहा, वह बाध्यकारी हो गया। इस समय हम देखते हैं कि राजा को जो कर, राजा ने जो कर की जो दर निर्धारित किया था, वह 1/16 भाग, कर की दर 1/16 भाग निर्धारित किया गया उत्तर वैदिक काल में। अर्थात जो आय की प्राप्ति होती थी तत्कालीन समय में लोगों को, उस आय का 1/16 भाग राजकोष में जमा करना होता था। यह कर जो था वह अनाज एवं पशु दोनों रूपों में भी था। चूंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई है, तो जब मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत नहीं होगी तो कर की अदायगी कैसी होगी? तो कर की अदायगी होगी या तो अनाज के रूप में या फिर पशु के रूप में, किसी भी रूप में हम यहाँ पर मुद्रा में हम देखते हैं कर की अदायगी होती थी। तो अब हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर व्यवस्था की शुरुआत हुई, और यह कर व्यवस्था की शुरुआत क्यों हुई थी इसकी भी चर्चा हमने आपको बताया, इसके पीछे जो लॉजिक था उस लॉजिक को बताया। तो ये उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति को आपने देखा। हम आशा करते हैं कि क्रमबद्ध ढंग से यह प्रशासनिक व्यवस्था आपके दिमागों में बैठ, ये बातें हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। अब आइए इसके अगले सब टॉपिक में हम अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल, इसकी आर्थिक स्थिति, इसकी हमने पहले बताया है उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक स्थिति। अब यहाँ पर हम चर्चा में कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। तो इस आर्थिक स्थिति में हमने पहले ही बताया है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से खींच लीजिए कि उसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों की चर्चा हम करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधन की चर्चा होगी। द्वितीय क्षेत्र में शिल्प एवं उद्योग की चर्चा होगी, और तृतीय क्षेत्र में व्यापार और यातायात एवं परिवहन की चर्चा होगी। अब आइए एक एक कर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके। सबसे पहले कृषि की बात करें। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि हो गया था। ऋग्वैदिक काल में कृषि को द्वितीय पेशा माना गया था, पशुपालन मुख्य पेशा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह परिवर्तित हो जाता है और पशुपालन, यहाँ पर कृषि जो है मुख्य पेशा हो जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, लेकिन यह कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में कृषि की केवल शुरुआत हुई थी,
कृषि का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, अर्थात कृषि अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। उसके पीछे रीजन ये था कि कृषि कार्य में अधिकांशतः लकड़ी के फाल का ही प्रयोग होता था। हल में लकड़ी के फाल का प्रयोग होता था, और जब हल में लकड़ी के फाल का प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि वह जो कठोर भूमि होगी, उस कठोर भूमि की जुताई उस लकड़ी के फाल वाले हल से संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि यद्यपि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास तो हुआ था, लेकिन कृषि अपने प्रारंभिक अवस्था में थी। यद्यपि कि उत्तर वैदिक काल में धातु के चोंच वाले फाल, जिसे कि प्रवीरवंत कहा गया, इसका भी उल्लेख हुआ है। हमने कहा अधिकांशतः लकड़ी के फाल का, हल में लकड़ी के फाल का प्रयोग होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धातु के चोंच वाले फाल प्रवीरवंत का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अब ये कृषि से संबंधित बात थी। अब देखिए, हमने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, उसके लिए क्या प्रमाण है। कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, इसे हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। जो हमारे पास उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जिन चीजों का उल्लेख आता है, उसके आधार पर हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि पहली बात, जो कृषि का विकास हुआ, उसके लिए पहला प्रमाण हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण से उसका हम उदाहरण लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे जुताई का, बुआई का, कटाई का, मड़ाई का। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे हमने कहा, इसमें जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इसको अब ऊपर लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। जुताई को शतपथ ब्राह्मण में कर्षण कहा गया है, जुताई को कर्षण कहा गया है। बुआई को वपन कहा गया है, बुआई को एक एक चीज जो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, उसका आज क्या अर्थ होगा, इसको आप देखते चलिए कि जुताई को क्या कहा गया था शतपथ ब्राह्मण में, कटाई को कहा गया था, क्या कहा गया था। ठीक है, तो जुताई के बाद बुआई हुआ, अब बुआई के बाद कटाई हुआ। तो कटाई को लूनन कहा जाता था, शतपथ ब्राह्मण में लूनन कहा जाता था, और जो मड़ाई का काम होता था उसे मृणन कहा जाता था। मड़ाई का जो काम होता था उसे शतपथ ब्राह्मण में मृणन कहा गया है। तो हमने कहा कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, जिसका शतपथ ब्राह्मण में नाम ये था, वर्तमान में नाम ये है। कर्षण को जुताई कहा जाता है, वपन को बुआई कहा जाता है, लूनन को कटाई कहा जाता है, मृणन को मड़ाई कहा जाता है। तो पहला हमने कहा यहाँ पर जो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, जिसे निम्न प्रमाणों से समझा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि यजुर्वेद में कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का उल्लेख आया है। कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के फसलों का उल्लेख आया है यजुर्वेद में। उसमें जौ, गेहूं, चावल, ठीक है। तो जौ, जिसको यव कहा गया, गोधूम, जौ, गेहूं, चावल। जौ को यव कहा गया, गेहूं को गोधूम कहा गया, और चावल को व्रीहि कहा गया है। ये तो हमने कहा
यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है, जबकि आपने देखा है ऋग्वैदिक काल में अलग अलग अनाजों के नाम नहीं है, सिर्फ एक अनाज का उल्लेख आता है जिसको यव कहा गया। ठीक है, यहाँ पर अब विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख मिलता है, जौ है, गेहूं है, चावल है, मूंग है, ठीक है ना, सरसों है, इस सब का उल्लेख जो है यजुर्वेद में हुआ है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अथर्ववेद में चावल के दो किस्म, ठीक है, चावल के दो किस्म जिसको व्रीहि एवं तंडुल कहा जाता है। अथर्ववेद में चावल के दो किस्म व्रीहि एवं तंडुल का उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में कूप एवं कुल्या हम पहले बताए थे जिसको नहर कहा जाता है, कि सिंचाई के साधन के रूप में कूप एवं कुल्या का उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ प्राकृतिक उर्वरक, या मुख्य रूप से कहेंगे पशुओं के द्वारा जो उर्वरक की प्राप्ति होती थी उसकी करीशु का भी उल्लेख हुआ है। उर्वरक के रूप में करीशु का उल्लेख हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सभी चीजों से यहाँ पर हमें जो साक्ष्य, जो जिन चीजों का उल्लेख मिलता है, तो इससे हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा है, वहां से गेहूं, जौ एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, अतरंजी खेड़ा से गेहूं, जौ एवं चावल के साक्ष्य मिले हैं और विभिन्न वैदिक ग्रंथों में कृषि से संबंधित और खाद्यान्न फसल का जो उल्लेख आया है, इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। पशुपालन, इस समय जो पशुपालन होता था वह मुख्य रूप से आर्थिक और सामरिक कारणों से होता था। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन आर्थिक एवं सामरिक कारणों से होता था। इस समय के जो पशुओं की अगर हम बात करें तो इसमें आर्थिक कारण में अब आप ले सकते हैं कि इस समय बैल, गाय, घोड़ा, इन सबों को हम कह सकते हैं कि आर्थिक एवं सामरिक कारणों से इनको लोग पालते थे। बैल और गाय आर्थिक रूप से इसकी महत्ता थी और घोड़े की महत्ता सामरिक रूप से थी। बैल का काम खेतों में जुताई में होता था। गाय चूंकि मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इस समय जो हम विनिमय पद्धति की बात कर रहे हैं कि विनिमय पद्धति के माध्यम से लोग व्यापार करते थे, तो गाय को भी इस समय विनिमय के माध्यम के रूप में लिया जाता था। यद्यपि अन्य चीजों को लिया जाता था, लेकिन आर्थिक रूप से गाय की महत्ता इस काल में थी। चूंकि इस समय साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ है और समाज में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो युद्ध इस समय लड़े जाएंगे वह युद्ध किस पे होगा, तो रथों पे चढ़ करके राजा युद्ध करता था और इसलिए इस समय घोड़ा सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण पशु था। तो इस समय आपने देखा कि जो पशुपालन हो रहे हैं वह मुख्य रूप से आर्थिक और सामरिक कारणों से। प्राकृतिक संसाधन में आप देखेंगे यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधन में यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद में सोना, टीन, लोहा का उल्लेख आता है और अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख आता है।
फिर वैदिक काल में हमने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन में चांदी के विषय में कि लोहा और चांदी की उपलब्धता नहीं थी, इससे लोग परिचित नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखें कि यहाँ पर कि लोहा से भी लोग परिचित हो गए हैं एक नवीन धातु के रूप में, और यहाँ पर चांदी से भी परिचित हो गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में आपने देखा कि इन चीजों की उपलब्धता तत्कालीन समाज में थी। अब आइए, इसके बाद आता है शिल्प एवं उद्योग। ठीक है, शिल्प एवं उद्योग में हम देखेंगे कि तत्कालीन समय में लौह उद्योग का प्रचलन है, इसके साथ साथ ताम्र उद्योग का प्रचलन है, और इसके साथ साथ बर्तन उद्योग भी लगे हुए थे, बर्तन उद्योग लगे हुए थे। तो लौह उद्योग का के विषय हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से, अभी हमने एक प्लेस बताया है अतरंजी खेड़ा, ठीक है, अतरंजी खेड़ा, यह प्लेस जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। तो 1000 ईसा पूर्व से अतरंजी खेड़ा से हमें लौह उपकरण के साक्ष्य मिलने लगे। इसका मतलब यह है कि इन क्षेत्रों में लौह उद्योग लगे हुए थे। दूसरी बात हम देखते हैं, ताम्र उद्योग की बात करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ताम्र उद्योग लगे हुए थे। कहाँ कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय ताम्र उद्योग लगे हुए थे, तांबे के बर्तन वहां बनाए जाते थे। इसके साथ साथ इसके आगे अगर हम बर्तन उद्योग की बात करें तो इस समय में मिट्टी के बर्तन के हमें साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो इस समय 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे, मिट्टी के जो बर्तन थे उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जाता था। एक है लाल मृदभांड, दूसरा है काला मृदभांड, तीसरा है लाल एवं काला मृदभांड, और चौथा है चित्रित धूसर मृदभांड। इसकी चर्चा हम आगे जब सांस्कृतिक स्थिति में करेंगे तो वहां पर करेंगे कि इस समय बर्तन उद्योग में मुख्य रूप से मृदभांड उद्योग का प्रचलन था। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जाता था। तो ये आप देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल में जो शिल्प एवं मने उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, वे कौन से मुख्य उद्योग थे? इन मुख्य उद्योगों को हमने बताया। यद्यपि कि अन्य प्रकार के उद्योग भी लगे थे, ठीक है, रथकार के भी उद्योग, रथकार भी ये रथ को बनाता था, रथकार का उद्योग लगा हुआ था। चूंकि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है तो इसमें जो समाज युद्धरथ है तो इसमें रथ की आवश्यकता होगी, तो रथकार का उद्योग भी एक प्रसिद्ध उद्योग था। और इसलिए उत्तर वैदिक काल के समाज में रथकारों की स्थिति अच्छी थी। तो यहाँ पर एक उद्योग रथकार का उद्योग भी आप शामिल कर लेंगे उसमें। अब आइए, इसके बाद व्यापार। उत्तर वैदिक काल के लोग व्यापार इत्यादि से परिचित थे। हम कह सकते हैं कि चूंकि इस समय में कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, उद्योग धंधों का विकास हुआ, तो जाहिर सी बात है कि व्यापार का भी विकास होगा। तो उत्तर वैदिक काल के जो विभिन्न ग्रंथ हैं उससे हमें कुछ उस समय की व्यापारिक स्थिति के विषय में पता चलता है। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि बाट की मूलभूत इकाई को रक्तिका कहा गया है। ये बाट की मूलभूत इकाई थी रक्तिका। उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाई को रक्तिका कहा गया। इसके साथ साथ माप तौल के इकाई के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये बाट की इकाई, बाट की इकाई, इसके साथ साथ माप तौल की इकाई के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसमें नाम आता है कृष्णल का, ठीक है, इसमें नाम आता है कृष्णल का। उसके बाद निष्क है, उसके बाद
शतमान है, ठीक है। तो यह जो माप तौल की मूलभूत इकाई को कृष्णल, निष्क और शतमान कहा गया। कृष्णल का वेट जो वजन होता था वह 1 रत्ती के बराबर होता था। निष्क और शतमान इन दोनों का जो वजन होता था 320 रत्ती के बराबर होता था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 रत्ती बराबर आज के 18 ग्राम के बराबर होता था। 18 ग्राम, 1 रत्ती 18 ग्राम के बराबर होता था। इसके साथ साथ जो अनाज मापने के लिए एक और पात्र का हमें उल्लेख मिला है जिसको कि द्रोण कहा गया। ये अनाज मापने का एक पात्र होता था, द्रोण अनाज मापने का पात्र होता था। तो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में बाटकी और माप तौल की विभिन्न जो इकाई थे उसका उल्लेख मिलता है, जिसे हम रक्तिका, कृष्णल, निष्क, शतमान और द्रोण नाम से जानते हैं। तो चूंकि इन बाट माप के साक्ष्य मिले हैं, बाट माप का उल्लेख मिला है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। इस समय के लोग व्यापार से परिचित थे। अगर व्यापार नहीं होता तो इन चीजों का उल्लेख नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन, शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन शब्द का उल्लेख मिलता है। कुशीदिन का मतलब होता है ब्याज पर पैसा देना। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में ब्याज पर पैसा दिया जाता था और बहुत संभव है कि उस समय के व्यापारी लोग ब्याज पर पैसा लेकर के अपना व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाते थे। आज भी अब देखते हैं कि जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वे सब भी बैंक से लोन लेते हैं और लोन लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी चूंकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में कुशीदिन शब्द का उल्लेख मिला है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस समय में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। एक प्रमाण व्यापार के विकास का हम देते हैं ऐतरी ब्राह्मण से। ऐतरी ब्राह्मण से एक प्रमाण लेते हैं। ऐतरी ब्राह्मण में व्यापारियों के संगठन सृष्टि का उल्लेख हुआ है। ऐतरी ब्राह्मण में व्यापारियों के संगठन सृष्टि का उल्लेख आया है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि संगठन तब बनता है, संगठन का विकास तब होता है जब किसी चीज का विकास अधिक होता है, तभी संगठन बनता है। जैसे हम कहते हैं कि ऑटो रिक्शा चालक का एक संगठन है, हम कहते हैं कि तेल के जो काम करने वाले हैं उनका एक संगठन है, गल्ला व्यापारियों का एक संगठन है। तो कहने का मतलब यह है कि जब उन चीजों का विकास हो जाता है, उस क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है, तब वो क्या करते हैं, अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संगठन का निर्माण करते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में व्यापारियों के संगठन सृष्टि का उल्लेख आया है। इससे यह अनुमान लगाया गया, यह सिद्ध होता है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था। ठीक है, यद्यपि हम कह सकते हैं कि इस समय में व्यापार सीमित दायरे में हो रहे थे। क्यों? उसके पीछे कारण क्या? व्यापार की जो कमी है कि उत्तर वैदिक काल में भी धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही हो रहा था। तो यह उस समय की व्यापार की कमी थी कि व्यापार को जितना उत्कर्ष पर जाना चाहिए था उतना उत्कर्ष पर नहीं गया होगा। क्यों? इसलिए कि धातु मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। अब आइए, एक है यातायात एवं परिवहन। तो यातायात एवं परिवहन में देखेंगे कि इस समय इसके लिए स्थल और जल दोनों परिवहन का प्रयोग किया जाता था, स्थल परिवहन और जल परिवहन। तो स्थल परिवहन में इस समय देखेंगे कि घोड़ा गाड़ी एवं हाथी, इन दोनों का स्थल परिवहन में उपयोग किया जाता था। घोड़ा गाड़ी एवं हाथी का दोनों में उपयोग किया जाता था, इन दोनों का स्थल परिवहन में उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे जल परिवहन की बात, कि शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन समय के लोग
ठीक है, इस जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का जो उल्लेख हुआ है, तो समुद्र के माध्यम से दूसरे देशों की यात्रा करते होंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र का उल्लेख हुआ है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि तत्कालीन समय के लोग जल परिवहन का भी प्रयोग करते होंगे। तो ये आपने इस उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को देखा। आज की क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र की चर्चा की, और इसमें जो मुख्य बातें थी इसकी, उन सभी चीज़ों को बताने की कोशिश किया। आशा है कि जो हमारे पढ़ाने का तरीका है कि स्ट्रक्चर खींच दो और स्ट्रक्चर के माध्यम से टॉपिक का डिस्कशन करते चलो, और उसमें आप देखेंगे कि सारे फैक्ट्स भी आ जा रहे हैं, और वो फैक्ट किसके आधार पर है? कॉन्सेप्ट के आधार पर रखा गया है। तो फैक्ट को कॉन्सेप्ट के आधार पर रख करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूं कि भूलने की संभावना कम हो जाएगी, और परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना कम। जब भूलने की संभावना कम होगी तो जाहिर सी बात है परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आज इतना ही पे छोड़ रहा हूँ, और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब कल जब मुलाकात होती है तो इसके आगे की टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।